पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के बाद हमारा देश किस तरह आगे बढ़ा, इन वर्षों की कहानी तो हम और आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन आजादी से पहले की कहानी बहुत उलझी हुई है। इसी उलझी हुई कहानी को सुलझाने की कोशिश की गई है आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप हैं क्वेरा फ्लिक्स पर और हम आपके लिए लेकर आए हैं अंग्रेजों से गुलामी और फिर आजादी तक की दास्तान। दोस्तों, ये कहानी आप तक 3 भाग में पहुंचेगी। अगर आप अपने देश के संघर्ष और उसकी दास्तां से आजादी तक के सफर को जानने की इच्छा रखते हैं तो इस वीडियो के सभी भाग जरूर देखें। आजादी को समझना है तो गुलाम बनने की कहानी भी जरूरी है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में ब्रिटिश महारानी से कारोबार की इजाजत मिली, तब तक भारत में फ्रेंच, पुर्तगाली और डच कब्जा जमा चुके थे। भारत से सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी यूरोप जाने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज 1608 में सूरत पहुंचा। वहां पुर्तगालियों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से रास्ते से हटाया। फिर मुगल शासक जहांगीर से रिश्तों को मजबूती दी। यूरोपीय वस्तुओं के बदले भारतीय शासकों का दिल जीता। धीरे धीरे कूटनीति के जरिए उनके राजनीतिक मामलों में दखल शुरू किया। इन सब के बीच अपनी ताकत भी बढ़ाते रहे। कंपनी ने मुगल से टैक्स में छूट हासिल कर ली थी। अब अफसर भी निजी कारोबार करने लगे थे और वे टैक्स नहीं चुकाते थे। इसका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने विरोध किया। कलकत्ता में ब्रिटिश संपत्ति पर कब्जा जमा लिया, अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। तब कंपनी का एक और गढ़ था मद्रास, आज के चेन्नई में। वहां से रॉबर्ट क्लाइव नौसेना लेकर आए और 1757 में सिराजुद्दौला से प्लासी का युद्ध लड़ा। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया और युद्ध में नवाब की मौत हो गई। इस जीत के बावजूद भी जल्द ही कंपनी को लगने लगा कि कठपुतली नवाब काम नहीं आएंगे, सत्ता अपने हाथ में होनी चाहिए। तब 1765 में मीर जाफर की मौत के बाद कंपनी ने रियासत अपने हाथ में ली। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया, यानी कंपनी बहादुर अस्तित्व में आया। अंग्रेजों के सामने 2 बड़ी चुनौतियां तब भी थीं। दक्षिण में टीपू सुल्तान और विंध्य के दक्षिण में मराठा। टीपू ने फ्रेंच व्यापारियों से दोस्ती कर ली थी और सेना को आधुनिक बना लिया था। वहीं मराठा दिल्ली के जरिए देश पर शासन करना चाहते थे। कंपनी माने अंग्रेजों ने टीपू और उनके पिता हैदर अली से 4 युद्ध लड़े, लेकिन 1799 में टीपू श्रीरंगपट्टनम की जंग में मीर सादिक की गद्दारी की वजह से मारे गए। उधर पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा साम्राज्य टुकड़ों में बढ़ चुका था। 1819 में अंग्रेजों ने पेशवा को पुणे से लाकर कानपुर के पास बिठूर में बिठा दिया। इस बीच पंजाब अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर रहा था। महाराजा रणजीत सिंह जब तक जिंदा रहे तब तक उन्होंने अंग्रेजों की दाल नहीं गलने दी, लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद हालात बदल गए। 2 लड़ाइयां और हुई और 10 साल बाद पंजाब पर अंग्रेज काबिज हो गए। 1848 में लॉर्ड डलहौजी विलय नीति लेकर आए। जिस शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, उस रियासत को कंपनी अपने कब्जे में ले लेती। इस आधार पर सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा जमाया। इसी विलय नीति ने 1857 की क्रांति के बीज बोए। दूसरी तरफ दबी छुपी बात यह भी थी कि अंग्रेज भारतीय धर्मों का सम्मान नहीं करते। लोगों में इस बात की नाराजगी तो थी, लेकिन जब यह खबर आई कि नई बंदूकों के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप है और सुअर की चर्बी वाले कारतूस मुस्लिम सिपाहियों को और गाय की चर्बी वाले कारतूस हिंदू सिपाहियों को दिए जा रहे हैं, तो ये विद्रोह और भी भड़क उठा। 1857 में मेरठ में सिपाही विद्रोह के चलते मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया गया। वहां से उठी चिंगारी ने झांसी, अवध, दिल्ली, बिहार में क्रांति को हवा दी। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब आदि ने मिलकर एक साथ बगावत कर दी। अंग्रेजों को सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान के बाद पहली बार भारतीयों ने एक असरदार चोट दी थी।